तो चलिए सबसे पहले हलबा विद्रोह से शुरू करते हैं। 1774 से 77 वाला। हाँ। इसकी क्या वजह थी, किसने शुरू किया? हाँ, तो ये 1774 में बस्तर में शुरू हुआ और इसके नेता थे अजमेर सिंह। वो उस वक्त के राजा दरियाव देव उनके खिलाफ थे, मतलब वो खुद गद्दी चाहते थे। पर साथ ही ये मराठों का जो दखल बढ़ रहा था ना, उसका भी सीधा विरोध था। दस्तावेज तो इसे बस्तर को मराठा कब्जे से छुड़ाने की पहली कोशिश मानते हैं। अच्छा, पहली कोशिश, लेकिन ये सफल तो नहीं हुई थी शायद। मतलब पहली कोशिश का नाकाम होना ये क्या दिखाता है? नहीं, सफल नहीं हो पाई। 1777 में अजमेर सिंह की मौत हो गई और विद्रोह खत्म हो गया। दरियाव देव को देखिए, सिर्फ मराठों का ही साथ नहीं था, अंग्रेज भी थे और जयपुर, मतलब उड़ीसा वाला जयपुर, वहां के राजा विक्रम देव भी उनके साथ थे। ओहो, यानी काफी मजबूत गठबंधन था उनके खिलाफ। बिल्कुल, ये दिखाता है कि बाहरी ताकतों का गठजोड़ कितना भारी पड़ सकता था। पर हाँ, इसने आगे के लिए एक माहौल जरूर बना दिया। ठीक है, फिर कुछ साल बाद 1795 में भोपाल-पट्टनम संघर्ष का जिक्र आता है। ये तो शायद बड़ा विद्रोह नहीं था, कुछ अलग था। हाँ, ये वो बड़ा विद्रोह नहीं कहेंगे इसे, ये एक तरह का तात्कालिक प्रतिरोध था। वह ये कि एक अंग्रेज कैप्टन थे जेटी ब्लंट, वो इंद्रावती नदी के रास्ते भोपाल-पट्टनम से निकलना चाह रहे थे। तो वहां के जो स्थानीय आदिवासी थे उन्होंने रोक दिया। उन्हें डर था कि ये बाहरी लोग आ जाएंगे तो गड़बड़ होगी। हाँ, बस तो उन्हें आगे नहीं जाने दिया, वापस भेज दिया। ये दिखाता है कि वो अपने इलाके को लेकर कितने सजग थे। दिलचस्प है, मतलब बिना किसी बड़ी तैयारी के भी सीधी कार्रवाई। हाँ। अच्छा, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं 19वीं सदी में। पर्लकोट विद्रोह 1824-25, इसके पीछे क्या कारण थे? जी, ये विद्रोह परलकोट के जमींदार थे गेंद सिंह, उन्होंने नेतृत्व किया था और उनका मकसद बिल्कुल साफ था, बस्तर को मराठा और ब्रिटिश असर से आज़ाद कराना। दस्तावेज बताते हैं कि वो खास तौर पर जो अबूझ माड़िया जनजाति थी ना, उनके शोषण के सख्त खिलाफ थे। वो चाहते थे कि बाहरी दखल खत्म हो, अपना राज हो। और इसका अंजाम वो तो शायद काफी कठोर था। हाँ, बहुत कठोर। अंग्रेजों ने मराठा सिपाहियों की मदद ली और इसे दबा दिया। गेंद सिंह को पकड़ लिया गया और फिर 20 जनवरी 1825 को परलकोट महल के सामने ही उन्हें फांसी दे दी गई। ओहो, उन्हें बस्तर का पहला शहीद भी कहते हैं शायद। जी हाँ, कहा जाता है। ये दिखाता है कि बाहरी ताकतें कैसे विरोध को कुचल रही थी। विद्रोह चला, तारापुर विद्रोह 1842 to 1854। यहाँ मामला कुछ अलग था, टैक्स वगैरह का। हाँ, बिल्कुल। ये तारापुर परगना, मतलब एक इलाका समझिए, वहां के प्रमुख थे दलगंजन सिंह। उनके नेतृत्व में ये हुआ और वजह थी कि नागपुर के जो भोसले राजा थे, उन्होंने अपने दीवान जगबंधु के जरिए टैक्स अचानक बहुत ज्यादा बढ़ा दिया था। अच्छा। तो वहां के आदिवासी इस आर्थिक बोझ के बिल्कुल खिलाफ हो गए। तो क्या इस बार विरोध का कुछ असर हुआ? हाँ, ये दिलचस्प है। लोगों ने इतना विरोध किया कि आखिरकार वो दीवान जगबंधु उसे हटाना पड़ा और मराठा प्रशासन ने वो बढ़े हुए टैक्स वापस ले लिए। अरे वाह। तो ये दिखाता है कि अगर सब मिलकर आवाज उठाएं, खासकर आर्थिक मुद्दों पर, तो कभी कभी बात बन भी जाती थी, शायद राजनीतिक चुनौती से ज्यादा। ये तो महत्वपूर्ण बात है। और आखिर में मेरिया विद्रोह 1842 to 1863। हाँ, इसका नाम तो किसी प्रथा से जुड़ा लगता है, मेरिया। हाँ, सही पकड़ा आपने। ये विद्रोह, जिसके नेता हिड़मा मांझी थे, ये दंतेवाड़ा इलाके में हुआ और ये सीधे सीधे अंग्रेजों के खिलाफ था। क्यों? क्योंकि अंग्रेज मेरिया प्रथा को बंद करवाना चाहते थे। ये दंतेश्वरी देवी मंदिर में एक पारंपरिक नरबली की प्रथा थी। ओहो, नरबली। जी, और आदिवासी समुदाय इसे अपनी सामाजिक धार्मिक परंपरा में सीधा दखल मान रहा था। तो ये तो संस्कृति और अंग्रेजी सुधार का टकराव हो गया। जी। इसे कैसे रोका गया फिर? अंग्रेजों ने जोर जबरदस्ती की। कैप्टन कैम्बल को भेजा गया, उसने सेना के बल पे विद्रोह दबा दिया और प्रथा बंद करवा दी। हिड़मा मांझी को गिरफ्तार कर लिया गया। ये घटना साफ दिखाती है कि कैसे परंपराएं और औपनिवेशिक नियम आपस में टकरा रहे। शायद 1856-57 के लिंगागिरी विद्रोह से। हाँ, ठीक रहेगा। इसे बस्तर का महान मुक्ति संग्राम भी कहा जाता है। अच्छा, महान मुक्ति संग्राम, ये नाम ही काफी कुछ बताता है। ये वो समय था जब अंग्रेज बस्तर को अपने कंट्रोल में लेना चाह रहे थे ना? जी हाँ, असल में 1854 में जब नागपुर अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया, उसके बाद उनकी नज़र बस्तर पर पड़ी और उनकी जो विस्तारवादी नीतियां थीं, शोषण का तरीका था, वही इस विद्रोह की असली जड़ बना। और नेता थे भोपाल-पट्टनम के जमींदार
धुर्वाराम माड़िया। बिल्कुल, उन्होंने ही आवाज उठाई, आदिवासियों को एकजुट किया अंग्रेजों के खिलाफ। लेकिन अंत शायद दुखद रहा। सुनने में आता है कि पारंपरिक हथियार अंग्रेजों की बंदूकों के सामने नहीं टिक पाए। हाँ, ये दुर्भाग्यपूर्ण रहा। 3 मार्च 1858 को चितलवार में धुर्वाराम माड़िया और उनके कई साथी पकड़े गए और फिर उन्हें फांसी दे दी गई। ये कोशिश बहुत बड़ी थी बस्तर को बचाने की, पर सफल नहीं हो पाई। और इसके फौरन बाद ही, मतलब 1859 में एक और विद्रोह हुआ। कोई विद्रोह, इसकी वजह तो बहुत ही अलग थी, है ना? साल के पेड़। हाँ, सुनने में शायद अजीब लगे, पर यह दिखाता है कि जंगल और पेड़ आदिवासियों के लिए कितने ज्यादा मायने रखते थे। अंग्रेजों ने क्या किया कि ठेकेदारों को जंगल काटने का, खासकर साल के पेड़ काटने का अधिकार दे दिया, मतलब कमर्शियल इस्तेमाल के लिए। और स्थानीय कोई जनजाति के लिए ये सिर्फ पेड़ नहीं थे। बिल्कुल नहीं, वो उनकी संस्कृति का हिस्सा थे, उनकी रोजी रोटी का जरिया थे। तो उन्होंने इसे एक सीधा हमला माना अपने ऊपर। तो विरोध तो जबरदस्त हुआ होगा फिर। बहुत ज्यादा। भोपालपट्टनम के नांगुल दोरला, पोते कला के राम भोई, भेजी के जग्गा राजू, इन जमींदारों ने नेतृत्व संभाला। और उनका नारा था, 1 साल वृक्ष के पीछे एक व्यक्ति का सिर। बाप रे, एक सिर के बदले एक पेड़। ये तो मतलब रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है। इसका कुछ असर हुआ? हाँ, असर हुआ। ये विरोध इतना तेज था, इतना संगठित था कि अंग्रेज प्रशासन को झुकना पड़ा। उन्हें साल पेड़ों की कटाई का वो ठेका रद्द करना पड़ा। तो ये दिखाता है कि एकजुट होकर विरोध करने से कभी-कभी कामयाबी मिल भी जाती थी। सही बात है। तो पहले कब्जे का विरोध, फिर जंगल बचाने का संघर्ष। अच्छा, अब 1876 के मोरिया विद्रोह पर आते हैं। यहाँ क्या अलग था? यहाँ मामला थोड़ा सा मतलब प्रशासनिक ज्यादा था, शोषण से जुड़ा हुआ। 1867 में एक दीवान बनाए गए गोपीनाथ कपड़दार, और अंग्रेजों का हस्तक्षेप भी बढ़ गया था। अच्छा। तो इस दीवान पर आरोप लगे कि वो आदिवासियों का बहुत शोषण कर रहा है, नए नए टैक्स लगा रहा है, बेगारी करवा रहा है। इससे लोगों में, आदिवासियों में बहुत गुस्सा फैल गया। और इसका नेतृत्व किसने किया? विरोध कैसे दिखाया गया? इसका नेतृत्व किया झाड़ा सिराहा ने। और 2 मार्च 1876 को विद्रोहियों ने जगदलपुर में इकट्ठा होकर एक तरह से काला दिवस मनाया। ये उनके विरोध का प्रतीक था। काला दिवस? फिर क्या हुआ? मामला बढ़ा तो अंग्रेज अधिकारी मैक जॉर्ज ने 8 मार्च को जगदलपुर में एक मुरिया दरबार लगाया, मतलब बातचीत की कोशिश की। अच्छा, दरबार लगा तो क्या मांगे मानी गईं आदिवासियों की? हाँ, कुछ हद तक दरबार में उनकी शिकायतें सुनी गईं और फौरी राहत के तौर पर गोपीनाथ कपड़दार को हटा दिया गया पद से। तो ये तो अच्छी बात हुई। हाँ, लेकिन साथ ही साथ विद्रोह को दबाने के लिए बल का भी प्रयोग किया गया। तो कह सकते हैं कि नतीजा मिला जुला था, कुछ मांगे मानी पर दमन भी किया। ठीक है। और फिर सदी बदली, 1910 आया और हुआ भूमकाल विद्रोह। ये शायद ज्यादा बड़े पैमाने पर था, है ना? ज्यादा संगठित। हाँ, बिल्कुल। भूमकाल विद्रोह को शायद इन सब में सबसे व्यापक और संगठित मान सकते हैं। इसके कारण भी कई थे जो धीरे धीरे पनप रहे थे, जैसे आदिवासियों की पूरी तरह अनदेखी, बाहरी लोगों का दखल बढ़ रहा था, जमीनों पर कब्जा हो रहा था, जंगल के इस्तेमाल पर रोक लग रही थी। हाँ, पारंपरिक अधिकार छीने जा रहे थे। बिल्कुल। शराब बनाने जैसे उनके पारंपरिक अधिकार थे, उन पर पाबंदी, बेगारी तो थी ही, और पुलिस और सरकारी कर्मचारियों का अत्याचार भी बहुत था। इतने सारे कारण जमा हो गए थे। बिल्कुल। तो इसका नेतृत्व किसने किया और इसका कोई खास प्रतीक भी था शायद? हाँ, मुख्य नेता तो नेतानार के जमींदार गुंडाधुर माने जाते हैं। पर्दे के पीछे से राज परिवार के लाल कालिंद्र सिंह और रानी स्वर्ण कुंवर का भी समर्थन था। और प्रतीक बहुत दिलचस्प था। विद्रोह का संदेश फैलाने के लिए आम की टहनी में लाल मिर्च बांधकर गांव में घुमाई जाती थी। इसे डारा मिरी कहते थे। डारा मिरी, वाह, ये तो कमाल का तरीका था संदेश देने का, एकता और विद्रोह का संकेत। लेकिन क्या सफल हुआ इतना संगठित होने के बाद भी? देखिए, विद्रोह फैला तो बहुत तेजी से, लेकिन अंग्रेजों ने भी पूरी ताकत लगा दी इसे कुचलने में। कैप्टन गैर जैसे अधिकारी थे, उन्होंने बहुत निर्ममता से इसे दबाया। 16 फरवरी 1910 को एक बड़ी लड़ाई हुई इंद्रावती नदी के किनारे खड़गा घाट पर। ओह, हाँ, अंग्रेजी सेना और विद्रोहियों के बीच। बहुत सारे विद्रोही मारे गए, पकड़े गए। लाल कालिंद्र सिंह भी पकड़े गए, उन्हें रायपुर जेल भेज दिया गया। और गुंडाधुर कभी अंग्रेजों के हाथ नहीं आए, वो बच निकले। तो विद्रोह भले ही असफल रहा हो, लेकिन इसने अंग्रेजों के खिलाफ आदिवासियों के संघर्ष
और बलिदान की एक गहरी छाप छोड़ी है बस्तर के इतिहास पर। तो ये थी छत्तीसगढ़ के कुछ प्रमुख आदिवासी विद्रोह की कहानी, जैसा कि हमारे स्रोत हमें बताते हैं। हर विद्रोह की अपनी खास वजह, अपने नायक, लेकिन एक धागा इन सबको जोड़ता है, अपनी पहचान।